27 फरवरी 2019 को शाम के तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच दिल्ली के सरिता विहार पुलिस स्टेशन पर एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है और यह अज्ञात शख्स घबराया हुआ सा पुलिस को बताता है कि सरिता विहार के पास रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की लाश पड़ी है। और जैसे ही पुलिस को यह खबर मिलती है तो तुरंत ही पुलिस उस रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है। और दोस्तों वहां पहुंचकर पुलिस वाले सामने का मंजर देखकर सहम जाते हैं। सामने उस रेलवे ट्रैक पर एक 24 से 25 साल की लड़की की बॉडी पड़ी थी और पहली नजर में पुलिस को यह केस खुदकुशी का लगा। लेकिन दोस्तों जब इस केस की तफ्तीश की गई तो इस केस का इतना खौफनाक राज निकलता है जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। और आज की हमारी ये कहानी इसी पर ही है। ये मर्डर मिस्ट्री की वो सच्ची कहानी है जिसमें कुछ ऐसे राज खुलेंगे जो आपको जिंदगी में बहुत बड़ी सीख देकर जाएंगे कि कैसे हम अपने परिवार को ऐसे कांड से बचा सकते हैं। तो आप आखिर तक इस रूह कंपा देने वाली कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सोनी और आप देख रहे हैं अनोखी वारदात की एक नई कहानी। ये कहानी है दिल्ली के अंबेडकर नगर की। दिल्ली के अंबेडकर नगर में 2019 में 24 साल की सिमरन नाम की एक लड़की रहा करती थी जो दिखने में अच्छी खासी थी और पढ़ाई में भी बेहद होशियार थी। सिमरन सबको हंसकर और बड़े आदर सत्कार के साथ बुलाया करती थी। लेकिन दोस्तों किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिमरन के साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा जिसने उस वक्त दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत को दहला दिया था। दरअसल 25 फरवरी 2019 को सुबह के लगभग 10 बजे सिमरन अपने घर से किसी काम का कहकर निकल जाती है। लेकिन सिमरन ने अपने मम्मी पापा को ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। उसने बस इतना कहा कि वो कुछ काम से बाहर जा रही है और जल्द ही घर वापस आ जाएगी। अब घर वाले भी जानते थे कि सिमरन पिछले कुछ दिनों से काम की तलाश में है, तो वो भी यही सोचते हैं कि सिमरन कोई काम की तलाश में बाहर जा रही है। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन सिमरन अभी तक घर नहीं लौटती है। अब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी बच्ची गई कहाँ। तो घर वाले सिमरन को कॉल लगाते हैं लेकिन सिमरन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो वो इधर उधर सिमरन के दोस्तों को भी कॉल लगाते हैं मगर सिमरन के दोस्त भी नहीं जानते थे कि आखिर सिमरन गई कहाँ। तो सिमरन के घर वाले अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी कॉल लगाते हैं लेकिन सिमरन वहां भी नहीं गई थी। अब घर वाले पूरी रात सिमरन को ढूंढते हैं, उसका इंतजार करते हैं मगर सिमरन का कोई अता पता नहीं चलता है। तो अब सुबह ही सिमरन के पापा अंबेडकर नगर पुलिस थाने में सिमरन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं और इसके बाद पुलिस भी सिमरन की तलाश में लग जाती है। लेकिन इसी बीच 27 फरवरी 2019 को शाम के 3 से 4 बजे के बीच पुलिस स्टेशन में कॉल आता है और एक अज्ञात शख्स जो घबराई हुई सी आवाज में पुलिस को बताता है कि सरिता विहार के पास रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की लाश पड़ी है। तो यह खबर सुनते ही पुलिस तुरंत ही वहां पहुंच जाती है और पुलिस जैसे वहां पहुंचती है तो उनके सामने बेहद ही भयानक मंजर था। सामने उस रेलवे ट्रैक पर एक 24 से 25 साल की लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी और उस सुनसान रेलवे लाइन पर आसपास कुछ लोग खड़े थे। अब पुलिस वाले उस बॉडी के पास जाते हैं तो पहली नजर में पुलिस वालों को ये केस खुदकुशी का लगता है। लेकिन दोस्तों तभी उन पुलिसकर्मी में से एक पुलिस वाले की नजर पड़ती है उस लड़की के गले पर जिस पर गहरे नीले निशान पड़े हुए थे जो पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब लगता है। अब इसके बाद पुलिस वाले उसकी तलाशी लेते हैं तो उस लड़की के कपड़ों में से एक मोबाइल फोन और एक लेटर निकलता है और इस लेटर में लिखा हुआ था, मेरा नाम सिमरन है, मैं दिल्ली के अंबेडकर नगर की रहने वाली हूँ और मुझे आरुष नाम के लड़के से प्यार हो गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आरुष शादीशुदा है लेकिन फिर भी मैं आरुष के साथ थी मगर आरुष की माँ हमारे रिश्ते के खिलाफ है और आरुष भी अपनी माँ के साथ हो गया और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर मुझे टॉर्चर कर रहा है और अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरी मौत का जिम्मेदार आरुष और उसके 2 दोस्त ही होंगे। अब इतना लिखकर सिमरन ने उस लेटर के नीचे आरुष का नंबर और उसका पूरा पता लिख दिया। अब पुलिस ने जैसे ये लेटर पढ़ा तो पुलिस को सब कुछ साफ हो गया कि आरुष और उसके दोस्तों ने ही मिलकर सिमरन को मारा है। लेकिन दोस्तों कई बार हमें जो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है अक्सर वो वैसा नहीं होता और इस आसान से दिखने वाले केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। और जब इस लेटर की और इस केस की सच्चाई सबके सामने आई तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये केस पुलिस वालों के लिए भी अब तक का सबसे अनोखा केस बन गया था और शायद आप भी जब इसकी सच्चाई जानोगे तो कई दिनों तक इसे भुला नहीं पाओगे। अब इसके बाद पुलिस वाले सिमरन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं
और तुरंत ही अंबेडकर नगर पहुंचकर सिमरन के पापा से मिलते हैं और उन्हें सारी घटना के बारे में बताते हैं। अब इसके बाद एक पुलिसकर्मी सिमरन के पापा को सिमरन की बॉडी की तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीर देखते ही सिमरन के पापा जोर जोर से रोने लगते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ये उन्हीं की बेटी है जो पिछले 2 दिनों से गायब थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी उन्होंने पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। अब पुलिस वालों को ये क्लियर हो गया कि मरने वाली लड़की सिमरन ही है। अब पुलिसकर्मी वो लेटर जो सिमरन की जेब से निकला था वो लेटर भी सिमरन के पापा को दिखाया और पूछा कि क्या ये हैंडराइटिंग सिमरन की है। तो सिमरन के पापा ने वह लेटर ध्यान से देखा और रोते हुए बोले, हाँ ये मेरी बेटी की ही हैंडराइटिंग है। अब सिमरन का अंतिम संस्कार करवा के पुलिस इस केस की तफ्तीश में जुट जाती है और सबसे पहले पुलिस वाले सिमरन के फोन की डिटेल निकलवाते हैं। तो पता चलता है कि सिमरन ने आखिरी कॉल आरुष को किया था। तो पुलिस एक टीम के साथ लेटर पर लिखे पते पर पहुंच जाती है आरुष के घर। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले वहां पहुंचे तो आरुष घर पर नहीं था, लेकिन पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले आती है और एक दूसरी टीम आरुष के 2 दोस्तों को भी अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिसकर्मी आरुष को बताते हैं कि तुमने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सिमरन को मारा है और उसे वो लेटर दिखाती है जिसे सिमरन ने लिखा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही आरुष ये लेटर देखता है वैसे ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। आरुष पुलिस से कहता है कि मैं किसी सिमरन नाम की लड़की को नहीं जानता और यहाँ तक कि मेरे दूर दूर तक के रिश्तेदारों में भी सिमरन नाम की लड़की भी नहीं है। प्यार तो दूर, मैं आज तक किसी सिमरन नाम की लड़की से मिला भी नहीं हूँ। अब आरुष की बात को सुनकर पुलिस को लगा आरुष झूठ बोल रहा है। तो अब पुलिस वाले आरुष से अपने हिसाब से पूछताछ करते हैं, लेकिन अब भी आरुष पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका एक ही बयान था कि वह किसी सिमरन को नहीं जानता। अब राज उगलवाने के लिए सारे हथकंडे पुलिस ने अपना लिए थे, लेकिन अब भी उन्हें आरुष से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। तो पुलिस को भी लगा कि इस केस की तफ्तीश अलग तरीके से करनी चाहिए। तो उन्होंने आरुष का फोन लिया और उसकी कॉल डिटेल निकाली। तो पता चला कि 25 फरवरी को सिमरन के फोन से आरुष को एक कॉल किया गया था, लेकिन दोस्तों आरुष की तरफ से कोई भी कॉल नहीं किया गया था। और जब आरुष की पुरानी कॉल डिटेल भी निकाली गई तो कॉल डिटेल में आरुष और सिमरन की एक बार भी बात नहीं हुई थी। और ये देखते ही पुलिस वालों का माथा ठनका कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर कोई प्रेमी प्रेमिका है तो कभी न कभी तो इन्होंने आपस में बात की होगी। अब पुलिस वालों को भी लगा कि हो सकता है आरुष सही बोल रहा हो। अब ये आसान सा दिखने वाला केस पुलिस को एक अलग मोड़ पर ले गया। पुलिस वालों के बीच समझ से बाहर था कि आखिर ये माजरा क्या है। आरुष कह रहा है कि वो सिमरन को नहीं जानता, लेकिन सिमरन ने बकायदा अपने हाथों से ये लेटर लिखकर अपनी मौत का जिम्मेदार आरुष को ठहराया है और यहाँ तक 25 फरवरी को आरुष को कॉल भी की थी। ये केस एक अजीब पहेली बनता जा रहा था कि ये दोनों आपस में संपर्क में नहीं थे, तो सिमरन ने आखिर उस सुसाइड नोट में क्यों आरुष और उसके 2 दोस्तों का नाम लिखा। और अब इसी उलझन के साथ पुलिस ने एक बार फिर से सिमरन के पापा से मुलाकात की और उन्हें कहा कि आप एक बार फिर सिमरन की हैंडराइटिंग चेक कीजिएगा। तो अब सिमरन के पापा सिमरन के लिखे पुराने नोट्स और डायरी से सिमरन की हैंडराइटिंग का मिलान करते हैं और फोरेंसिक जांच के लिए भी इन नोट्स को भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ये हैंडराइटिंग सिमरन की ही है। लेकिन दोस्तों इसी जांच पड़ताल के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। दरअसल सिमरन के पापा जब सिमरन की डायरी चेक कर रहे थे तभी उन्हें सिमरन की एक डायरी के एक कोने में 3 शब्द लिखे हुए मिले। पहला प्रसाद, दूसरा जॉब और तीसरा आगे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था और इत्तेफाक से ये शब्द कुछ दिन पहले ही लिखे हुए थे। तो अब सिमरन के पापा को थोड़ा सा अजीब लगा कि आखिर ये प्रसाद जॉब है कौन, इन शब्दों का क्या राज है जिसके नंबर सिमरन ने अपनी डायरी में लिखे थे। अब सिमरन के पापा अपना फोन निकालते हैं और उस नंबर पर तुरंत ही कॉल लगाते हैं और कॉल लग भी जाती है। और अब सामने से एक शख्स कॉल उठाता है तो सिमरन के पापा पूछते हैं कि कौन प्रसाद बोल रहा है। तो सामने से आवाज आई, हाँ बोल रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपकी सिमरन से बात हुई थी। तो सामने वाला बोलता है कि हाँ 20-25 दिन पहले एक जॉब के सिलसिले में बात हुई थी। अब इतनी बात करके सिमरन के पिता फोन रख देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ सेकंड्स की बात करके सिमरन के पापा नोटिस करते हैं कि जब वो शख्स से बात कर रहे थे तो वो घबराया हुआ सा बात कर रहा था और सिमरन का नाम सुनते ही वह सहम गया था। और बस सिमरन के पापा तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाते हैं और ये नंबर पुलिस वालों को दे देते हैं। अब पुलिस के पास ये नंबर पहुंचा तो पुलिस वालों ने तुरंत ही इस नंबर की कॉल डिटेल निकलवा ली और कॉल डिटेल निकालने के बाद पुलिस वालों को एक बड़ा ही अहम सुराग मिलता है। दरअसल इस नंबर से 25 फरवरी को सिमरन से बात की गई थी
और इससे भी बड़ी बात यह थी कि इस नंबर का लोकेशन 27 फरवरी को उसी रेलवे ट्रैक के पास था जहां से सिमरन की बॉडी मिली थी। और बस अब इतना पता चलते ही प्रसाद नाम के उस शख्स को ट्रेस करके पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे थाने ले आती है, जहां से उससे पूछताछ की जाती है। तो प्रसाद बताता है कि उसने सिमरन से बात की थी, मगर सिर्फ जॉब के सिलसिले में। लेकिन अब पुलिस को प्रसाद पर पूरा शक था, तो पुलिस बड़ी ही शक्ति से प्रसाद से पूछती है, तो अब प्रसाद टूट जाता है और पुलिस वालों को इस पूरी कहानी का राज बताता है, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हिल जाते हैं। दरअसल दोस्तों कहानी कुछ यूं थी। प्रसाद, जिसका पूरा नाम दिनेश प्रसाद था, वह एक चोरी के केस में पकड़ा गया और इसे तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, जहां पर प्रसाद की मुलाकात होती है धनंजय और बंटी नाम के दो मुजरिमों से। और प्रसाद इन दोनों का दोस्त बन जाता है और तीनों की आपस में उस जेल में बातें शेयर होने लगती है और तीनों ने अपना पता और अपनी फैमिली के बारे में भी आपस में बातें शेयर की। लेकिन दोस्तों एक दिन बंटी प्रसाद और धनंजय से उसी जेल में लड़ाई कर लेता है और इसी लड़ाई में बंटी प्रसाद और धनंजय की पिटाई कर देता है और इसके बाद दोनों की उसी जेल में दुश्मनी बन जाती है। लेकिन अब कुछ दिनों बाद ही धनंजय और प्रसाद जेल से जमानत पर बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी बंटी से बदला लेने की आग जल रही थी। लेकिन बंटी अभी भी जेल में ही था, तो अब प्रसाद और धनंजय ने बंटी से बदला लेने का पूरा प्लान बनाया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना बंटी के भाई को, जिसके बारे में बंटी ने इन दोनों को बताया था, उसको किसी कत्ल के जुर्म में जेल करवा दी जाए। और बस यहीं से इस पूरे मास्टरमाइंड प्लान को बनाया गया। और अब प्रसाद ढूंढने लगा एक ऐसी लड़की को जिसको मारकर उसके कत्ल का इल्जाम बंटी के भाई पर लगा दिया जाए। और दोस्तों बंटी का भाई और कोई नहीं बल्कि वही आरूज था, जिसके बारे में सिमरन ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था। अब एक दिन प्रसाद अपनी दोस्त से मिलता है और उसी दोस्त से उसे पता चलता है कि अंबेडकर नगर की सिमरन नाम की एक लड़की परेशान है, उसे जॉब की जरूरत है। तो बस दोस्तों अब प्रसाद को उसका टारगेट मिल गया और उसने अपनी दोस्त से सिमरन को नंबर भिजवाए और 25 फरवरी के दिन सिमरन को जॉब का लालच देकर एक लोकेशन पर बुलाया, जहां पर प्रसाद और उसके दो दोस्त कार में बैठे सिमरन का इंतजार कर रहे थे। और सिमरन वहां आ जाती है तो वो सिमरन को सरिता बिहार में एक फ्लैट में ले जाते हैं, जहां पर 2 दिन तक इन दरिंदों ने एक मासूम बेकसूर लड़की के साथ बड़ी ही बेरहमी से रेप किया और उसे डरा धमकाकर उसे गन पॉइंट करके एक लेटर लिखवाया, जिससे कि वो आरूज को फंसा सके। अब जैसे ही सिमरन ने वो लेटर लिखा, वैसे ही प्रसाद सिमरन का गला दबा देता है और उस बेकसूर लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इसके बाद ये तीनों मिलकर 27 फरवरी 2019 को सिमरन को सरिता बिहार रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। और यही इन दरिंदों के साथ हुआ जो आज तिहाड़ जेल में अपने किए गए गुनाहों की सजा काट रहे हैं, जिन्होंने लाचार बेगुनाह सिमरन के साथ 2 दिनों तक इतनी बड़ी दरिंदगी दिखाई, जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं कि आखिर हमारी दुनिया में भी ऐसे बहसी दरिंदे घूम रहे हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो से सीख लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि कैसे हम ऐसे लोगों से हमारे परिवार, दोस्तों और जानकार लोगों को बचा सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमारे साथ जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपनी बात जरूर लिखिएगा। मैं राज सोनी मिलता हूं जल्द ही एक नई कहानी के साथ, नई वारदात के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।